नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम करने वाले हैं 22 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। दोस्तों, यह क्लास जो हम कर रहे हैं साथियों, यह आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। दोस्तों, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, दोस्तों यह क्लास जो है करंट अफेयर की, यह आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। तो दोस्तों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम बेस से। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम पे यह नोट्स आपके बहुत ज़रूरी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे एग्ज़ाम बेस से। तो साथियों, फर्स्ट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। और बहुत बहुत बधाई द्रौपदी जी को, जो इन्होंने यह चुनाव जीता और 15वीं भारत की राष्ट्रपति बनी। दोस्तों, विपक्ष में कौन थे? तो विपक्ष में इनके थे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। और सबसे पहले यशवंत सिन्हा ने ही द्रौपदी जी को बधाई दी थी इनके राष्ट्रपति बनने के लिए। दोस्तों, देखते हैं एक बार द्रौपदी जी के बारे में कुछ चीज़ें। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल। यह आदिवासी समुदाय की भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों याद रखना, भारत की तो महिलाओं में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से बिलोंग करने वाली यह पहली राष्ट्रपति हैं। तो आदिवासी समुदाय से ना ही कोई अभी मेल ना ही कोई फीमेल बना था, लेकिन अब फीमेल में द्रौपदी मुर्मू जी अब यह राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से, कि आदिवासी समुदाय से बिलोंग करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति या भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? उड़ीसा राज्य के जो आदिवासी समुदाय है वहाँ से यह बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं एक बार कुछ अन्य राष्ट्रपति जो हमारे भारत में पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1959 से यह 1962 तक रहे थे। 26 जनवरी को यह बने थे भारत के पहले राष्ट्रपति। और भारत क्या बना था? एक गणतंत्र राज्य बना था। भारत के है एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने थे। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कोई भी फिर राष्ट्रपति जितने भी बने हैं, कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं बना। एकमात्र राष्ट्रपति 2 बार बनने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले भारत के उपराष्ट्रपति और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। 1962 से 67 तक रहे थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और पहले राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्त करने वाले। और कब इन्हें भारत रत्न मिला था? तो 1954 में जो भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान, वो किसे मिला था? पहला तो उपराष्ट्रपति को मिला था, हमारे राधा कृष्णन को। लेकिन उस टाइम यह कौन थे? उस टाइम दोस्तों यह हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कब? 1962 में बने थे। लेकिन इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था। और राष्ट्रपति कब बने? 1962 में यह राष्ट्रपति बने थे। याद है ना, जो हम अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं वो किन के ऊपर मनाते हैं? तो दोस्तों, हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अपना राधा कृष्ण जी के ऊपर ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, इनके राधा कृष्ण जी के साथ 2 लोगों को और मिला था हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार। किसे किसे मिला है? तो वो मिला सी गोपालचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इनको भी क्या मिला था? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राधा कृष्ण जी के साथ किस किस को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो कौन 2 लोग थे? सी गोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन दोनों को भारत रत्न मिल चुका है डॉक्टर साहब के साथ। इसके अलावा दोस्तों, 3rd नंबर के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह कब तक रहे थे? 1967 से 19 तक रहे थे। और दोस्तों, यह पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था? निधन हो गया था। यानी कि जब ये कार्यकाल कर रहे थे, अपना कार्य में थे, तो दोस्तों इनका क्या हुआ था? पद पे ही इनका निधन हो गया था। बीबी गिरी यह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, हुआ क्या था उस टाइम जब बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे? तो यह बने थे आपके 1969 से और 1974 तक रहे थे। अब दोस्तों, उस समय क्या हुआ था? पूरे भारत में कांग्रेस का सत्ता थी पूरे भारत में। तो दोस्तों, क्या हुआ था? जो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था बीबी गिरी के सामने, तो वो उतारे थे अपने संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी को उतारा था। और उन्हें भरोसा था कि कांग्रेस पूरे भारत में है तो कांग्रेस की ही विजय होगी। इधर दोस्तों क्या हुआ था? इंदिरा गांधी कांग्रेस से उस टाइम थोड़ी अलग हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? अपने कैंडिडेट को बीबी गिरी को उतारा था। अब दोस्तों, हुआ क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस थी कांग्रेस को कि उन्होंने कहा कोई भी आए हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था?
जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इन्हें उतारा, बीबी गिरी को उतारा और दोस्तों जीत भी अच्छी वोटों से दर्ज की थी। तो दोस्तों याद रखना, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कौन बना था, तो बीबी गिरी बने थे। और इन्होंने किसे किसे हराया था, तो दोस्तों इन्होंने संजीवा रेड्डी को हराया था। किसे हराया था, इन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। और इन्हें उतारा किसने था, तो दोस्तों इन्हें उतारा था इंदिरा गांधी ने उस समय। इसके अलावा दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो आपके नेक्स्ट बने राष्ट्रपति कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद है। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो दोस्तों इनका कार्यकाल के दौरान इनकी भी क्या हुई थी, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं आपके नीलम संजीवा रेड्डी। कौन आती हैं, नीलम संजीवा रेड्डी आती हैं। यह एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। दोस्तों यह पहले किससे हारे थे, बीबी गिरी से हारे थे, लेकिन जब यह निर्विरोध चुने गए तो दोस्तों इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था। यानी कि पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भारत के जिनके सामने कोई भी कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ और यह खड़े हुए और क्या हुए, इनकी विजय हुई थी। कौन है यह, नीलम संजीवा रेड्डी, जो भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा दोस्तों आए थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों बहुत बड़ा कार्य किया अपने समय में। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले यह एकमात्र राष्ट्रपति थे। कौन थे, पॉकेट वीटो। अब दोस्तों पॉकेट वीटो क्या होती है, तो साथियों राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होता है, 3 अधिकार होती हैं उसके पास। कौन कौन से होती हैं, 3 अधिकार। उसमें दोस्तों एक कौन सा होता है, एक होता है आपका पॉकेट वीटो। जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार होता है उसको उस पर साइन करने का कि वो करे या नहीं करे, उसे रोकने का और दोस्तों उसे अपने पास रखने का। तो दोस्तों 1986 में संसद द्वारा पारित डाकघर संशोधन विधेयक को भेजा गया राष्ट्रपति के पास। किनके पास, ज्ञानी जेल सिंह के पास। इस पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने ना कोई भी निर्णय लिया और ना ही उसे वापस किया, अपने पास उसे रख लिया। और ये किस समय की बात है, तो दोस्तों 1986 की। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और दोस्तों पूरे भारत में सत्ता होती थी राजीव गांधी जी की। उसके बावजूद भी दोस्तों इन्होंने, ज्ञानी जेल सिंह ने उनके उस विधेयक को वापस नहीं भेजा। यानी कि यह दिखाते हैं कि दोस्तों कितनी पावर थी उस समय इनके पास में, कि दोस्तों इन्होंने उस विधेयक को वापस नहीं भेजा, जबकि पूरे भारत में राजीव गांधी की शक्ति थी उसके बावजूद भी। तो दोस्तों याद रखना, यह आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि पॉकेट वीटो का एक बार प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह ने। एक बार और एकमात्र प्रयोग करने वाले वही राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की आन, भारत की शान और भारत की जान, एपीजे अब्दुल कलाम कब तक रहे थे, 2002 से 2007 तक दोस्तों यह राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों राष्ट्रपति से ऊंचा भी कोई पद होता तो बिल्कुल अब्दुल कलाम साहब को वह जायज़ था। इनके बारे में कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। यह बच्चों के राष्ट्रपति थे, बुजुर्गों के राष्ट्रपति थे, महिलाओं के थे, जेंट्स के थे, सबके दिल खोल के राष्ट्रपति थे। दोस्तों यह कौन थे, यह भारत के मिसाइल मैन थे। इन्होंने तो अपना जीवन ही अपने देश को, भारत को समर्पण कर दिया। अब दोस्तों इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ या आप जितना भी सुने तो बहुत कम है। ऐसे महान पुरुष, इनके लिए तो कोई उम्र ही नहीं होनी चाहिए और जिए राष्ट्रपति, यानी कि जब तक रहें तब तक राष्ट्रपति के पद पर ही रहें। 2007 में यह रिटायर हो गए थे, लेकिन और कार्यकाल करते तो वो भी दोस्तों इनके लिए कम था, और जितना ही मैं इनके लिए बोलूँ वो भी कम है। कौन है, तो दोस्तों यह एपीजे अब्दुल कलाम है। 2002 से 2007 तक रहे थे। और दोस्तों कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों 11वें नंबर के, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थी। इसके अलावा दोस्तों 12वें नंबर कौन है, तो 12वें नंबर के आपके हैं प्रतिभा पाटिल जी। और दोस्तों यह कब तक रही थी, 2007 से 2012 तक रही थी, और यह पहली महिला राष्ट्रपति थी। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन आते हैं, प्रणब मुखर्जी आते हैं। प्रणब मुखर्जी दोस्तों 2012-2017 तक रहे थे। और यह कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, दोस्तों यह आपके राष्ट्रपति है 13वें नंबर के। कौन से नंबर के, 13 नंबर के। 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था। और इनके साथ साथ दोस्तों किसे मिला था, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न मिल चुका है प्रणब मुखर्जी के साथ। दोस्तों 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम से यह भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम किसे मिला भारत रत्न, तो 3 लोगों को मिला। किस किसे मिला, प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। इसके अलावा दोस्तों रामनाथ कोविंद थे जो द्रौपदी मुर्मू से पहले थे, और यह 2017 से 2021 तक रही थी। ये कौन से थे, यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और द्रौपदी मुर्मू जी अब बनी है, 2021 में बनी है, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। दोस्तों 24 जुलाई को यह शपथ लेंगी, क्या करेंगी, 24 जुलाई को यह शपथ लेंगी। और चुनाव कब हुए थे दोस्तों राष्ट्रपति के, तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, 2022 में जारी इनोवेशन रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों याद रखना, जो हम पढ़ रहे हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपके जीवन के लिए भी। तो दोस्तों इसे अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2022 में जारी इनोवेशन रैंकिंग में लगातार तीसरे वर्ष
कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। यानी कि दोस्तों कर्नाटक लगातार 3 वर्षों से क्या है, इनोवेशन की रैंकिंग में उच्च कोटि पे शीर्ष स्थान पर रहा है। सेकंड नंबर पे कौन है, तेलंगाना रहा। और थर्ड स्थान पे कौन है, हरियाणा। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा, तो दोस्तों 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है। तो आप लोग अपने राज्य के हिसाब से अपनी अपनी रैंक देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसे कौन जारी करता है साथियों, तो इसे इनोवेशन रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो दोस्तों नीति आयोग यह रिपोर्ट जारी करता है। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों चंडीगढ़ फर्स्ट नंबर पे रहा, जबकि सेकंड पे कौन रहा, तो दिल्ली सेकंड पे रहा केंद्र शासित प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। इस रिपोर्ट को शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया और शिक्षा मंत्री अभी कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान अभी शिक्षा मंत्री हैं। एनएफएसए की जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन है, उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। किसने जारी की है, एनएफएसए की रिपोर्ट ने जारी की है। 2022 की जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में श्रेष्ठ स्थान पर कौन रहा है, तो गुजरात इस रिपोर्ट में श्रेष्ठ स्थान पर रहा है और उसके साथ साथ कर्नाटक भी श्रेष्ठ स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। कौन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उसमें रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में कौन फर्स्ट नंबर पर रहा, तो दोस्तों गुजरात इसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है। कौन सी है, राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में गुजरात फर्स्ट नंबर पर रहा। दोस्तों यह आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद ने किया सम्मानित। तो याद रखना अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष का भी कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं। और इन्हें किसने सम्मानित किया, तो ब्रिटिश की संसद ने इन्हें सम्मानित किया है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वानखेड़े में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। जापान ने दोस्तों अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से किसे सम्मानित किया था, तो नारायणन कुमार को सम्मानित किया था। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, किसे, नारायणन कुमार को। किसने सम्मानित किया है, जापान ने। और जापान का यह सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। नारायण कुमार अभी कौन है, तो सनमार ग्रुप के अभी यह अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों संजय आबे को नेताजी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मिशेल पुनेवाला को कला के क्षेत्र में यूके किंग यानी कि यूके ने वर्ल्ड समिट 2022 शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया। यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा नेसारी को सम्मानित किया। दोस्तों यह जितने भी सम्मान हैं मैं आपको सारे एक बाई एक लेके चलूँगा और आपको बताता रहूँगा। दोस्तों जितनी भी न्यूज़ बनेंगी हमारे एग्ज़ाम से, हम सारी अपनी न्यूज़ को और पुरानी न्यूज़ों को कवर करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम से कुछ भी छूटे ना। गणित के क्षेत्र में 4 लोगों को फील्ड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किसे, एच.डी. कोपेन को, जून हू को, जेम्स मेनार्ड को और मैरिना को, यानी किसे इतने 4 लोगों को है सम्मानित किया गया। और दोस्तों फील्ड्स मेडल को क्या कहते हैं, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ 29 अगस्त को किया जाएगा। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा अवसर है भारत के युवाओं के लिए और उत्तराखंड के युवाओं के लिए, जिन्हें यह मौका मिल रहा है। दोस्तों यह जो एज कैटेगरी रखी है इन्होंने उत्तराखंड के सीएम ने, वो रखी है 8 से 14 साल तक की। इतने बच्चों को दोस्तों 1500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने से, 8 से 14 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। और कब की जाएगी, 29 अगस्त को इसका शुभारंभ होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, हम दोस्तों 29 अगस्त को अपना स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि स्पोर्ट्स डे हम किसके लिए मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। शायद आपको पता हो, आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि किसके जन्म दिवस पे हम 29 अगस्त को अपना खेल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस ऐप और ई-FIR सेवा भी शुरू की गई। हाल ही में जल्दी में इसे शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो पुष्कर धामी सिंह इसके अभी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन भी किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, विद्यार्थियों का कुशल बनाना, यानी कि विद्यार्थी जो है हमारे स्टूडेंट हैं उनको कौशल उनका बढ़ाना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो जयपुर में इसका शुभारंभ हुआ है। किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत, कौन सी है,
डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। क्योंकि साथियों क्या हुआ है, इतनी काफ़ी सारी दोस्तों भीड़ हो चुकी है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक डिजिटल लोक अदालत का निर्माण कर दिया और उसका शुभारंभ कर दिया जयपुर में। तो आपके एग्जाम से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि साथियों यह क्या है, भारत की पहली है। अब दोस्तों इसे किसने बनाया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है यू ललित ने। किसका? इसका शुभारंभ किया। यह कौन है दोस्तों? यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के अभी कार्यकारी अध्यक्ष है। कौन? यू ललित जी। तो आप ललित जी याद रखिएगा कि ललित जी ने इसका शुभारंभ किया और वह कौन है? वह नालसा के भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किसने किया? जो भारत की पहली है, यह जयपुर में किया गया है। इसके अलावा साथियों यूरेनियम के विशाल भंडार जो रोहिला खंड में मिले थे, यह कहाँ मिले हैं? राजस्थान में प्राप्त हुए हैं और यह लगभग 12 मिलियन टन प्राप्त हुए हैं। यूरेनियम में साथियों फर्स्ट स्थान किसका है? तो झारखंड का है। सेकंड पे आंध्र प्रदेश और थर्ड पे कौन है? राजस्थान है। इसके अलावा दोस्तों भारत का 52वां टाइगर रिजर्व भी कहाँ बनाया गया है? तो रामगढ़ बिस्धारी को बनाया गया है, जो बूंदी राजस्थान में स्थित है। और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, जबकि तांबे के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यह कुछ पॉइंट है राजस्थान से जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 हेतु जिलों के केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया और इसमें भी कौन है? इस सूची में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रहा। सर्वाधिक जिले राजस्थान की हैं। तो यह भी क्या है, आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यह सब को जो की पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, यह सब राजस्थान से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको बता दिए है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान में शुरू की गई और इस योजना के तहत जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, उन्हें क्या होगा? दूध फ्री दिया जाएगा, मुफ्त दिया जाएगा, जिससे क्या हो, बच्चों का न्यूट्रिशन भी बढ़ सके। दोस्तों इसके अलावा भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है। क्या नाम है झील का? तो सांवर झील इस झील का नाम है। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? घूमर नृत्य, गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य। यह राजस्थान के कैसे नृत्य हैं? यह राजस्थान के दोस्तों लोक नृत्य हैं। और सांवर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों कैसी है? यहाँ आपको जो नमक मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हिमाचल प्रदेश वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया? देश का पहला राज्य क्या है? इसने क्या शुरू किया है? तो दोस्तों वाहन ट्रैकिंग को इसने शुरू किया है। आपकी जो बाइक है या आपकी जो गाड़ी है, वाहन है दोस्तों, उसमें डिवाइस लगाई जाएगी और जो आपके मालिक हैं आपके गाड़ियों के, उनको सचेत किया जाएगा दोस्तों, ताकि वह याद रख सकें कि दोस्तों कोई भी अगर कार्रवाई होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उन्हें तुरंत सूचक दिया जा सके। दोस्तों क्या होगा इससे? आपकी महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी या आपका कोई भी व्यक्ति वो सुरक्षित रहेगा। अगर उसे कोई प्रॉब्लम खतरा उसे महसूस होता है तो दोस्तों उस डिवाइस के जरिए वह अपना संकेत अपने नियर बाई किसी भी पुलिस को दे सकता है, जो वहाँ पर कोई भी नियर में थाना होगा उसे। तो किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए नारी नमन योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत 25% छूट दी जाएगी महिलाओं को बस के किराए में। इसके अलावा साथियों हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को अभी बैन कर दिया गया। और कौन सी योजना थी? तो वह योजना थी बायोवैक योजना। किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। भारत सरकार ने भी 1 जुलाई को घोषणा की थी कि हम सरकार जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे बैन कर देंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी होती है साथियों? जो आपके एक बार कार्य में इस्तेमाल हो, दोबारा इस्तेमाल ना हो, वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है। लाइक आपकी बोतल हैं, घर में इस्तेमाल करने वाली छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। दोस्तों उससे होता क्या है? बहुत पॉल्यूशन फैलता है, इसलिए साथियों क्या होता है? इसे बैन कर दिया गया। इसके बारे में दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से मेरी पिछली क्लासें देख सकते हैं दोस्तों। मैं नीचे क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी मेरी पिछली क्लासें देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह भी हिमाचल प्रदेश बना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के अभी ठाकुर वो कौन है? सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर यहाँ के अभी सीएम है। गवर्नर यहाँ के कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे जो सीट है विधानसभा की 168 है। कितनी है? केवल 68। लोकसभा की सीट यहाँ पे 4 और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 3 देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों कहाँ के प्रधानमंत्री है मारियो? यह इटली के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है? रोम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी लीरा है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में आपके नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं। कौन है? श्रीलंका के। तो वह रॉनिल विक्रमसिंघे हैं जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। इससे पहले कौन थे? प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिलहाल में यह अंतरिम राष्ट्रपति के पद पर अपना कार्य कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, जो गोटाबाया राजपक्षे थे, राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, वो श्रीलंका छोड़कर भाग निकले थे। तो दोस्तों क्या हुआ था, अंतरिम राष्ट्रपति पद पे इन्होंने कार्यभार संभाला था। किसने? विक्रमसिंघे ने। और अब चुनाव हुए और विक्रमसिंघे को विजय प्राप्त हुई।
इसके अलावा दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं, तो ये लैपिड इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कौन है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी एंथनी एल्बनीज बने हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, हसन शेख। और जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो फूमिया किशिदा अभी जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, आईएनएस सिंधु ध्वज पनडुब्बी को विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया। क्या किया गया है, डीकमीशन। अब दोस्तों हुआ क्या है, इसे काफ़ी समय से हमने रखा था, अब दोस्तों इसे क्या कर दिया है हमारी आईएनएस को डीकमीशन कर दिया गया है। इसे हमने रूस से 1987 में लिया था। कब लिया था, 1987 में। और 35 वर्ष की बाद 2022 में इसे दोस्तों हमने सेवा मुक्त कर दिया। याद रखना किससे लिया, आईएनएस सिंधु ध्वज को, तो दोस्तों हमने 1987 में रूस से लिया था और 2022 में 35 वर्ष पूरे होने के बाद इसे हमने अब इसके कार्यकाल से सेवा मुक्त कर दिया। यह कौन है, यह हमारी एक पनडुब्बी है। क्या है, आईएनएस सिंधु ध्वज आपकी पनडुब्बी है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आईएनएस सिंधु ध्वज क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसे कि यह एक पनडुब्बी है। इसके अलावा साथियों केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी को कोलकाता में लॉन्च किया। कहाँ पे किया था, हुगली नदी है वहाँ पे। इस युद्धपोत का नाम दोस्तों क्या है, उत्तराखंड की एक चोटी है दूनागिरी, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पे, दूनागिरी। तो याद रखना दोस्तों आईएनएस दूनागिरी को किसने लॉन्च किया, राजनाथ सिंह ने। और किसके नाम पर रखा गया, तो उत्तराखंड की एक चोटी उसके नाम पर रखा गया है। आईएनएस दूनागिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया था। और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया, तो दोस्तों युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 के तहत इसे बनाया गया और यह चौथा जंगी जहाज है। कौन सा है, चौथा जंग में लड़ने वाला जहाज है। याद रखना दोस्तों सारे की पॉइंट आपके एग्जाम में से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों आईएनएस विक्रांत विमान भाग पोत को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त को देश को समर्पित किया जाएगा। किसको, 15 अगस्त को यह हमारे देश को समर्पित किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी विमान भाग पोत है, यानी कि दोस्तों हम कहीं पर भी अपने विमान को, अपने लड़ाकू विमान को यहाँ पे उतार सकते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसे नेवी और कोचिंग शिपयार्ड ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा दोस्तों प्रयोग 75 के तहत विकसित पनडुब्बियाँ हैं आपकी 6 पनडुब्बी हैं, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वाक्सीर। यह कुछ पनडुब्बी हैं जो दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई हैं। दोस्तों यह की पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह मैं आपके हर क्लास में जब भी क्वेश्चन आपका आता है कोई आईएनएस से, तो दोस्तों मैं उसे कवर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बता सकूँ। क्योंकि साथियों क्या होता है, जितनी बार हम इसका रिवीजन करेंगे हमारे दिमाग में चलेगी ये बातें दोस्तों, हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर हम इसे फिर एक बार ही पढ़ते हैं दिन में, तो दोस्तों हम इसे भूलेंगे नहीं। इसीलिए मैं आपको कंटिन्यू आपका रिवीजन कराता हूँ पिछले वाला, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, इसके अलावा ऑपरेशन संकल्प में आईएनएस तलवार का उपयोग किया गया था और इसका उपयोग आयोजन कहाँ हुआ था, फारस की खाड़ी में हुआ था। किसका आयोजन हुआ था, तो ऑपरेशन संकल्प का आयोजन कहाँ हुआ था, फारस की खाड़ी में हुआ था। आईएनएस वल्सुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो वल्सुरा को। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अभ्यास कौन सा है, रिमपैक अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और यह कहाँ आयोजित हुआ है, अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों हमारे भारत में की तरफ से किसने भाग लिया, तो आईएनएस सतपुड़ा ने भारत की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश ने किए हैं। दोस्तों याद रखना इन दोनों के बीच में क्या थी, एक सीमा विवाद थी, उसके लिए यह दोस्तों ये सीमा है, यह वाली सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये वाली सीमा है, इसके बीच दोस्तों दोनों के बीच विवाद था। दोनों ने समझौता किया है किसके तहत, नामसाई घोषणा। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि नामसाई घोषणा किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है, तो दोस्तों किसके बीच हुआ है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया है, हैप्पीनेस उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जिससे दोस्तों क्या होगा, वहाँ के जो बच्चे हैं वो खुश रहें, वो सैड नहीं रहें। और दोस्तों खुश रहना भी चाहिए, खुश रहने से क्या होता है, हमारी क्रियाएं और तेज जाती हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों याद रखना कहाँ पे किया गया है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस का उत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने अभी हाल ही में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन भी कहाँ किया था, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार ने किया था। और क्या किया है, आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन। दोस्तों जो आपके स्वतंत्रता के समय 75 स्टेशन लिए गए हैं, जो वहाँ पे आंदोलन हुआ था उसके बारे में, तो 75 स्टेशन वहाँ से लिए गए हैं। बाकी इसमें 27 रेलगाड़ियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों
कुछ देखते हैं दिल्ली के पॉइंट। तो अमृत महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। शहरी और आवासीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव आयोजन कहाँ किया? दिल्ली में किया। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन भी कहाँ हुआ है दोस्तों? यह भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में ही हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास में जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों क्लास में जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो साथियों मैं नीचे क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मेरी पुरानी क्लास भी देख सकते हैं।